हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी तैयार हो जाइए। आज हम ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं और आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट में हमने सीडीपी, ईवीएस और हिंदी के प्रीवियस पेपर लगाए हैं और आज भी ये हम ईवीएस का 2017 का यूपी टेट का प्रीवियस पेपर लगाने वाले हैं। दोस्तों, हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले पहले सबसे शुरुआत में तो हम क्या करेंगे कि सारे एग्जाम, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, इन सभी के क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर्स को लगाएंगे और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो टॉप क्वेश्चंस होंगे आपके, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फिर हम उनके सेट लगाने शुरू करेंगे। और देन आपके एग्जाम के बिल्कुल पास में मैं आपको मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगी। उसके लिए नोट्स जो है वो बिल्कुल जोरों शोरों से तैयार हो रहे हैं, जिससे आपका निशाना जो है, आपके एग्जाम का जो टारगेट है क्लियर करने का, वो बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। तो आप सभी लोग मेरे साथ तैयारी में जुड़ जाइए। और क्या आप सभी तैयार हैं आज के टॉप 30 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए? देखना ये होगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। क्लास के अंत में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले एक बार लिंक को कॉपी करो और अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिए, ताकि सभी साथी आपके साथ क्लास को देख पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉप 30 क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है और आपको आंसर करने के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर करिए। WWF से क्या आशय है? WWF से आप क्या समझते हैं? इसकी फुल फॉर्म पूछी है। वर्ल्ड वाइड फंड, या फिर वर्ल्ड वॉर फंड, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड। अब आप बताइए, आपके अनुसार ईवीएस में अगर WWF पूछा है, ये फाइटिंग वाला नहीं है, तो कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग इसमें सही जवाब? दोस्तों, WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके बारे में एक फैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में हेड क्वार्टर है आपका WWF का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इतना काफ़ी है इसके बारे में जानने के लिए। आगे चलते हैं। गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया है। और आप एक बार कमेंट में बताइए तो सही, आपको सभी नदियों के उद्गम स्थल मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगी, अगर आप लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं तो ही। ठीक है, तो बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, या गंगोत्री ग्लेशियर से, या फिर मिलाप ग्लेशियर से? आप लोग आंसर करिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कहीं यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछेगा, कहीं गंगा का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है आपके बनते ही बनते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बड़ा आसान प्रश्न था। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कौन सी एजेंसी ऐसी है जो कि प्रदूषण का मापन करती है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या केंद्रीय जल आयोग, या सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए इसका आंसर पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप नहीं भी जानते कि कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण का मापन करेगी, तो इसके नाम से ही आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि इसका सही जवाब होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वयस्क मानव में
कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। बड़ा आसान भी है दोस्तों और महत्वपूर्ण भी है। कई बार यही क्वेश्चन गलत कराते हैं बहुत सारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को। यहाँ पर बहुत ध्यान के साथ प्रीवियस पेपर सोल्व करना है दोस्तों, क्योंकि टीचिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बार बार इधर उधर के स्टेट्स के एग्जाम से या फिर सुपर टेट के क्वेश्चंस कुछ यूपी टेट में रिपीट कर दिए, यूपी टेट के सुपर टेट में कर दिए, केवीएस में कर दिए, ऐसे मिक्सअप होके आते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए। तो आप बताइए, अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या होती है दोस्तों 206। एकदम सही जवाब आप सभी ने दिया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसको थोड़ा जूम आउट मैं कर देती हूँ ताकि आप आसानी से इसको पढ़ पाए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपसे पूछा है कहाँ स्थित है। आप इसका आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में। दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका अवस्थित है एम्स्टर्डम में, ठीक है, एम्स्टर्डम में। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीजन एवं डैश का अपचयन होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है। तो दोस्तों जल का तो होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन ए अगर बताया है तो ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये बिल्कुल, आप इसको अपने घर परिवार में भी आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में स्थित होता है। वो हमेशा अपने स्थान पर जो है स्थिर रहता है, जबकि बाकी सभी तारे जो है अपने स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा उसी दिशा में दिखाई देता है, उसी एक स्थान पर दिखाई देता है हमेशा। तो उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। आप बताइए किस दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा, बहुत चमकदार होता है। तो ऑप्शन ए, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, हमेशा उत्तर दिशा में ये स्थित होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है कभी, इस चीज को कंसिडर नहीं किया है तो आज देखिएगा शाम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि बस क्या बताऊं, आप इसको बिल्कुल अगर याद नहीं है तो अभी रट लो। प्रोजेक्ट टाइगर आपका पूछा ही पूछा जाता है, घुमा फिरा के आपका ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 172 में 1972 में, 1973 में या 1881 में या 1985 में, आप बता दीजिए प्रोजेक्ट टाइगर अगर आप जानते हैं कब इसकी शुरुआत हुई। बिल्कुल दोस्तों एकदम सही जवाब 1973 में। आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, आपके ऑप्शंस के जो आप आंसर कर रहे हैं उसको देख करके लगता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, देखिए अगर आप पीईटी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि जीएस का पार्ट जो रहता है, जो जिस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं ये हर उस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो आप जितना अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, आप कोई भी फॉर्म डालेंगे आपका वहाँ पर इससे हेल्प मिलने ही वाली है। तो बताइए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो सही जवाब देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का समय है और आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल सही जवाब, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैरा बैंगनी किरणों में कौन सा सर्वाधिक या सबसे अधिक हानिकारक है। दोस्तों 3 पैरा बैंगनी किरणें होती है, यूवी रेज होती है, यूवी रेज, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इन तीनों में से जो सबसे हानिकारक होगी वो कौन सी होगी, ये क्वेश्चन भी मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। तो आप बताइए कौन सी आप लोगों के अकॉर्डिंग होगी।
यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणें, ठीक है, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए, उससे स्किन कैंसर भी हो जाता है। तो सी ऑप्शन जिसने बताया यूवीसी, यूवीसी रेज जो होती है आपकी, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है इन तीनों में, ठीक है, याद रख पाएंगे आप इसको। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है, ये आपसे पूछा है। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा इनमें जैविक है, ठीक है। इस अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा जैविक है वो बताना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आधा प्रश्न तो आपका वही हल हो जाता है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझा है। तो बताइए कौन सा इसमें जैविक घटक है? प्रोटीन है, मृदा है, या कवक, या फिर फास्फोरस? तो आप सही जवाब दीजिए। 3 सेकंड का समय है जब तक आप लोग ऑप्शन टाइप करें। एक बार लिंक को दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो कि यहाँ पर उनके लिए प्रीवियस पेपर्स के सेट लगवाए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी आने वाले एग्जाम की। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कवक इनमें क्या है? जैविक घटक है, बाकी सभी क्या है? अजैविक घटक है। आगे चलते हैं दोस्तों, गिरसेर परियोजना अवस्थित है। गिरसेर परियोजना, ठीक है, ये आपको बताना है कहाँ अवस्थित है। इसको दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, या गिरसेर परियोजना कह लो, बात एक ही है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में। आप बताइए जल्दी से। अच्छा प्रश्न है और आपको अभी याद करा भी दूंगी साथ के साथ। दोस्तों गिर से, ग से ही गिर शुरू हो रहा है और ग से ही गुजरात। तो आप ध्यान रखिएगा, गिर सेर परियोजना या गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये है गुजरात में, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप इम्पोर्टेंट भी है ये यहाँ का और पूछा भी जाता है, ठीक है, याद रख पाएंगे बिल्कुल। गिर परियोजना कहाँ है? गिर शेर परियोजना गुजरात में, या गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। जेनेवा में, हेग में, या न्यूयॉर्क में, या फिर पेरिस में? कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर? कहाँ है? जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस? आप लोग जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, ज़्यादातर ने इसका सही जवाब दिया है हेग में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ये दोस्तों एग्जाम में भी आता है और आपकी कॉमन सेंस के लिए भी यहाँ पर आपको जनरल इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो आपका राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया गया था, ठीक है। तो ये तो वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो बताइए 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, या 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को? तो बताइए आप क्या इसका सही जवाब चुनने वाले हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों, 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो संविधान सभा ने अपनाया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। सोनपुर मेला भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, जिसको हरिहर मेले के नाम से भी जानते हैं, बिहार में लगता है। तो ये दोनों तो बहुत ही महत्वपूर्ण मेले हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आपको बताना है पुष्कर मेला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। तो जयपुर में लगेगा, उदयपुर में, जोधपुर में, या अजमेर में? सही जवाब देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ पर करता है। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। तो सही जवाब आपने दिया। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, सबसे नजदीक है, तो वो कौन सा स्तर है? आपको ये बताना होगा। वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो कि पृथ्वी तल के नजदीक है। तो इनको मैंने आपको ट्रिक से कराया हुआ है ये सारे टॉपिक्स,
ठीक है। अगर आपने इनकी क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार आप कमेंट करिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इसमें मैंने ट्रिक से आपको कराया हुआ है, क्या कराया हुआ है कि छोड़ सबको, ये एक सेंटेंस है, छोड़ सबको मैं आया बाहर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको इनके जो तल है या इनका जो आप कह सकते हैं स्टेप है वो याद रहे कि सबसे नीचे कौन है, उससे ऊपर कौन है, उससे ऊपर कौन है। तो छोड़ से बनेगा क्षोभ मंडल, क्या बनेगा, क्षोभ मंडल। सबको से बनेगा समताप मंडल, मैं से बनेगा मध्य मंडल, आया से बनेगा आयन मंडल और बाहर से बनेगा बाहरीय मंडल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं इस ट्रिक से। तो सबसे निचला कौन सा है, छोड़ यानी क्षोभ मंडल, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, क्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल आएगा। तो कौन सा सही जवाब होगा बताइए आप ही। अब तो मैंने आपको ट्रिक से ये साथ के साथ याद भी करा दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ठीक है। सारी मौसमी घटनाएं जो है वो इसी मंडल में होती है। और ये बताइए अच्छा कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, ओजोन लेयर। और जो भी वायुयान होते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, कौन सी लेयर में उड़ते हैं इनमें से। अब आपको बताना है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के में कितने स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, 137 क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो स्थायी सदस्य पूछे हैं दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको नया भी लग रहा होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे अब से। चलिए पहले आप ही आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 138, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में कौन सा उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है टीचिंग एग्जाम में और बड़ा आसान प्रश्न है, एक बार देख लेंगे तो आगे कभी गलत इसको आप नहीं करने वाले। तो बता दीजिए, पहले तो आप ही बताएंगे, एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए। अब दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा है तो वह एकमात्र है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश। आगे चलते हैं, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, आसवन या किण्वन विधि या फिर स्टेरिलाइजेशन। बताइए, अच्छा प्रश्न है। दूध से दही आप कैसे बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा ये जो घटना होती है वो होती है जिससे दूध का दही बन जाता है। तो ये दोस्तों दूध के आप कह सकते हैं जो दही बनती है वो किण्वन की प्रक्रिया से बनती है। किससे, किण्वन की प्रक्रिया से ये बनती है। तो बिल्कुल आप सही, इसको फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं किण्वन को, अगर आपको हिंदी में नहीं पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। यह आपका पॉलिटी वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और अच्छा है। मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसआर। मौलिक कर्तव्य यूएसआर का मतलब होता है रशिया, रूस, ठीक है। अब आप बता दीजिए जल्दी से क्या है सही जवाब। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, यूएसआर से लिया गया है। इसको मैं आपको अभी ट्रिक से याद करा देती हूँ, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो देखिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि अगर कोई व्यक्ति रूस जाता है या रूठ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा देसी भाषा में कहते हैं ना कि वो तो मुझसे रूसा हुआ है, ठीक है, रूठा हुआ को क्या कहते हैं, रूस गया है। तो रूस आपका मौलिक कर्तव्य है उस रूसे हुए व्यक्ति को, रूठे हुए व्यक्ति को मनाना। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, याद रख पाएंगे अब तो, बिल्कुल।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी तो आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, क्योंकि ये एक जागृत ज्वालामुखी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पूछा है कहाँ स्थित है, सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। अब आप बताइए, क्या बताएंगे आप इसका सही जवाब। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये आपकी कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है, याद रख पाएंगे बहुत अच्छे से। अगला है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी है, जब वो बहती हुई भारत में आती है तो हम भारतवासी उस नदी को क्या नाम देते हैं, क्योंकि हम उनका नाम तो यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे जो बाकी दूसरे देश ने रखा हुआ है अपने देश में उस नदी का, है ना, उसका नाम बदल जाता है दूसरे देश में आते आते ज़्यादातर का। तो गंगा कहते हैं, यमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं या फिर सिंधु कहते हैं। 3 सेकंड का समय है, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्कोर के उपभोक्ता होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, उनमें पूछा है सबसे उच्च उपभोक्ता कौन सा होता है। क्या वो शाकाहारी होता है या फिर वो मांसाहारी होता है या उसको जीवाणु कहते हैं या मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब मैंने आपको खाद्य श्रृंखला पढ़ाई थी तो जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता, वो कैसा होता है? वह होता है मांसाहारी। जैसे गिद्ध हो गया, शेर हो गया, ये घास फूस थोड़ी खाते हैं, ये तो मांस खाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मांसाहारी। ठीक है, याद रहेगा अब तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो इन्हीं गलतियों को आपको सुधारना है तो आपका एक सीट पक्की हो जाती है। ठीक है, आपको डरने की फिर आवश्यकता नहीं रहती कट ऑफ से या फिर कंपटीशन से। पहला ऑप्शन है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात तो सही है, हमको तो गलत वाली ढूंढनी है। दूसरा है, यह उच्च ऊष्मीय मान का होता है। जो एलपीजी गैस होती है वो उसका मान उच्च होता है, ऊष्मीय मान उच्च होता है। क्लियर, ये भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, तो ये भी सही है। आपने देखा होगा जब कभी मम्मी या आपने भी कभी गैस तो चलाई ही होगी कभी ना कभी, तो उसमें नीले रंग की जो आग जलती है वो नीले रंग की होती है। ठीक है, और ऑप्शन डी है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है। क्या इससे मीथेन गैस निकलती है एलपीजी सिलेंडर से? तो बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है और हमको गलत छांटना था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये किसकी बुक है, किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का। जल्दी से आप बता दीजिए किसकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर आप मेंडल और चार्ल्स डार्विन में मुझे लगता है कंफ्यूज लग रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे पूछा गया है, भूगोल का प्रश्न है कि मकर रेखा है, मकर रेखा अवस्थित स्थित है 23.5 डिग्री, या ऑप्शन बी 23.5 डिग्री नॉर्थ में, या 23.5 डिग्री साउथ में, या फिर 23 डिग्री। अब आप बताइए इसका सही जवाब। मैं इसको आपके ऑप्शन का जवाब देने के बाद ही एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, मान के चलिए ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, एक बीचों बीच यहाँ पर रेखा है, एक यहाँ पर खींची गई है जो कि 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, और एक यहाँ पर है, ये 23.5 डिग्री जो है ये कहाँ है? साउथ में है।
अब जो ये बीच वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। लेकिन जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। लेकिन इन्होंने पूछा है मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री साउथ में जो है इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो आपका जवाब यहीं से मिल जाता है, जो 23.5 डिग्री साउथ में होगी वही होगी मकर रेखा। सही जवाब। आगे चलते हैं। एगमार्क का संबंध है। एगमार्क किससे संबंधित है? प्रोडक्ट की गुणवत्ता से, उसकी पैकेजिंग से, या संसाधन से, या फिर उसके उत्पादन से। अच्छा प्रश्न है। आप बताएंगे एगमार्क किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है, आप लोग सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका गुणवत्ता से। ठीक है, एगमार्क का जो साइन होता है वो किसकी श्योरिटी देता है? गुणवत्ता की, उसकी क्वालिटी की श्योरिटी हमें देता है कंज्यूमर को। आगे चलते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कौन से राज्य में? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण, आर्सेनिक जल प्रदूषण में आता है। ये कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या फिर पश्चिम बंगाल में? आप बताइए क्या होगा सही जवाब। दोस्तों ये होता कैसे है? तो जब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ अपना केमिकल वाला गंदा पानी नदी नालियों में बहा देती है, तो उससे जल प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा गया है। तो आप बताइए कहाँ सर्वाधिक जल प्रदूषण है आर्सेनिक द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 149 का हो जाएगा बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही मस्त यहाँ पर आपको देखने को मिले, जो कि रिपीट होने का दम रखते हैं, है ना। तो बताइए कब हुआ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित? 1960, 1961, 1972 या फिर 1975 में? तो सही जवाब देने के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में पारित किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। तो ये थे दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन। आपका स्कोर इसमें कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। अपनी पढ़ाई को हमेशा आप लोग जारी रखिए। ठीक है, और पिछले प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो दोस्तों ज़रूर से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वो साबित होने वाले हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखना। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आती है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।